टाटा ग्रुप के पूर्व चेयरमैन सारस मिस्त्री की मौत के मामले में एफआईआर दर्ज की गई है। अनाहिता पंडोले के खिलाफ पालघर में यह एफआईआर दर्ज की गई है और इसमें गैर इरादतन हत्या का केस दर्ज हुआ है। हादसे के वक्त अनाहिता पंडोले ही कार चला रही थी और गुजरात से मुंबई लौटते वक्त यह हादसा हुआ था। तो यहां पर आपको याद होगा कि ये वो गाड़ी है जिसमें ये सफर कर रहे थे सारस मिस्त्री और ये हादसे का शिकार हो गई थी। उसके बाद जो है इस मामले की तफ्तीश की गई और अब यहां पर सारस मिस्त्री की इस हादसे में मौत हुई थी। उसके बाद अब यहां पर एफआईआर दर्ज की गई है। अनाहिता पंडोले इस गाड़ी को चला रही थी जब यह हादसा हुआ था और अब पालघर में एफआईआर जो है वो दर्ज की गई है इनके खिलाफ और गैर इरादतन हत्या का मामला यहां पर दर्ज किया गया है। अमृतसर में शिवसेना टकसाली का विरोध प्रदर्शन जारी है। हिंदूवादी नेता सुधीर सूरी की हत्या को लेकर यह प्रदर्शन है और अमृतसर में सुधीर सूरी की गोली मारकर हत्या की गई थी। वो मूर्तियों की बेअदबी के खिलाफ धरने पर बैठे थे और पुलिस ने हमलावर को गिरफ्तार कर लिया था। साथ ही हथियार भी बरामद कर लिया गया था। उत्तर प्रदेश के माफिया मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी को प्रवर्तन निदेशालय ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया। ईडी ने शुक्रवार को अब्बास अंसारी से 9 घंटे तक पूछताछ की थी और मनी लॉन्ड्रिंग का यह मामला अवैध संपत्तियों से जुड़ा है। शुक्रवार को प्रयागराज में माफिया डॉन मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी ईडी दफ्तर में पेश हुए। अब्बास से करीब 9 घंटे लंबी पूछताछ हुई। आरोप है कि वो ईडी के सवालों का सही तरीके से जवाब नहीं दे पाए, इसलिए अवैध संपत्तियों से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। अब्बास अंसारी को ईडी ने बुलाया था, दूसरी बार बुलाई गई थी और 2 बजे करीब आए थे। 11 बजे तक पूछताछ करने के बाद जैसे ही जो है अब्बास अंसारी नीचे आए हैं, गिरफ्तार करके और किसी अज्ञात के स्थान पे लेके चले गए। काफी पूछ थी, बहुत बहुत। अब्बास अंसारी मऊ से विधायक हैं। ईडी ने जुलाई 2021 में उनके पिता मुख्तार अंसारी और अन्य के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया था। इससे पहले अब्बास से पहले राउंड की पूछताछ 20 मई को की गई थी। ईडी ने अब्बास अंसारी और उनकी मां अफसा अंसारी के खिलाफ पिछले महीने लुकआउट नोटिस जारी किया था। इस मामले में मुख्तार अंसारी के दोनों बेटों और उनके भाइयों से भी पूछताछ की जा चुकी है। ईडी मुख्तार अंसारी की चल और अचल संपत्तियों की जांच कर रही है। मुख्तार अंसारी पर आरोप है कि उन्होंने अवैध तरीके से काफी धन इकट्ठा किया है। आरोप है कि अफसा अंसारी ने अपनी कंपनी विकास कंस्ट्रक्शन के जरिए सरकारी जमीन पर एक गोदाम बनाया, फिर इसी गोदाम को एफसीआई को 15 करोड़ रुपए में किराए पर दे दिया। ईडी ने इस मामले में मुख्तार अंसारी के गाजीपुर, लखनऊ और दिल्ली के 12 ठिकानों पर छापेमारी की थी और पैसों के लेन देन से जुड़े सबूत इकट्ठा किए थे। मुख्तार अंसारी की 1.48 करोड़ की अचल संपत्ति भी जब्त की थी। मुख्तार अंसारी अभी उत्तर प्रदेश की बांदा जेल में बंद हैं। मुख्तार अंसारी के खिलाफ यूपी में 50 से ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज हैं। मुख्तार अंसारी तो लंबे समय से जेल में बंद हैं ही। जांच एजेंसियां अब उनके परिवार पर लगातार शिकंजा कसती जा रही हैं। अब्बास अंसारी अब ईडी की कस्टडी में हैं। देखना होगा कि उनसे पूछताछ के बाद और क्या बातें सामने आती हैं। लखनऊ और दिल्ली से मुकेश सिंह, एनडीटीवी इंडिया। दिल्ली आबकारी घोटाला मामले में कल यहां से उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के पीए देवेंद्र शर्मा उर्फ रिंकू से पूछताछ हुई और यह पूछताछ रात करीब 8 बजे तक ईडी के दफ्तर में चली और इससे पहले कल ईडी ने इस मामले में कई जगहों पर छापेमारी भी की। आपको बता दें कि इस मामले में सीबीआई ने केस दर्ज किया है जिसमें 15 आरोपियों के नाम हैं और आरोपी नंबर 1 मनीष सिसोदिया है। कल
अपने पीए से पूछताछ के दौरान मनीष सिसोदिया ने ट्वीट कर दावा किया था कि मेरे पीए को गिरफ्तार कर लिया गया है। रोहतक पीजीआई में एमबीबीएस कोर्स में 40 लाख रुपए का बॉन्ड भरने के खिलाफ प्रदर्शन करने वाले छात्रों को 15 घंटे हिरासत में रखने के बाद छोड़ दिया गया। सीएम मनोहर लाल खट्टर ने संकेत दिए कि बॉन्ड की योजना को फिलहाल वापस नहीं लिया जाएगा। रोहतक से रवि रंजन शुक्ला की ग्राउंड रिपोर्ट आप देखिए। जितने डॉक्टर तैयार हों वो सारे समाज सेवा के लिए आगे आए, सरकारी नौकरी प्राथमिकता पर करें, लेकिन सेवा के लिए करें, मेवा के लिए ना करें। और जो मिलता है सरकारी सेवा में उसी को मेवा मान लें, उसी में काम चला लें। कुछ लोग कहते हैं कि मान लो नौकरी नहीं लगी, हरियाणा सरकार ने भी नौकरी में नहीं लिया, बाहर भी नहीं लगी, उस समय उससे कुछ नहीं लिया जाए। शनिवार को ये बात हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने रोहतक पीजीआई के उसी कैंपस में कही जहां बीते 4 दिनों से एमबीबीएस छात्र बॉन्ड भरे जाने का विरोध कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने हवाला दिया कि सूबे में महज 6000 डॉक्टर हैं, जबकि जरूरत 28,000 की है। इसी के चलते सरकारी अस्पताल में सेवा देने के लिए ये पॉलिसी बनाई गई है। WHO का एक पैरामीटर है कि 1000 आबादी पर 1 डॉक्टर होना चाहिए। हमारे आबादी अगर हम 2 करोड़ 80 लाख मान लें तो 28,000 डॉक्टर आ जाने चाहिए, जबकि आज जब सारे सरकारी डॉक्टर 6 से 7,000 है, प्राइवेट लगा लें तो इतने ही प्राइवेट होंगे। 12-13,000 से 14,000 से ज्यादा डॉक्टर नहीं है। 28,000 के हिसाब से भी संख्या 50% है। तो चाहते हैं कि जितने डॉक्टर तैयार हों वो सारे समाज सेवा के लिए आगे आए, सरकारी नौकरी प्राथमिकता पर करें। उधर शनिवार को रोहतक पीजीआई में मुख्यमंत्री के दौरे के मद्देनजर प्रदर्शन कर रहे छात्रों को सुबह 3 बजे पुलिस ने हिरासत में ले लिया। प्रदर्शनकारी छात्रों का आरोप है कि एमबीबीएस में हर साल सरकार 1.5 लाख रुपए फीस के बजाय 10 लाख रुपए का बॉन्ड या बैंक एग्रीमेंट भरवा रही है, यानी 4 साल में 40 लाख रुपए ले रही है। जबकि ये छात्र नीट में 600 से ऊपर नंबर लाने पर यहाँ दाखिला लेते हैं। बॉन्ड के चलते अब टॉप रैंक के स्टूडेंट दाखिला लेने से बच रहे हैं। अगर एमबीबीएस करने के बाद सरकारी नौकरी नहीं मिलती है, फिर सरकार क्या करेगी? ईडब्ल्यूएस के छात्र कैसे 10 लाख रुपए सालाना का बॉन्ड भरेंगे? रोहतक पीजीआई के दीक्षांत समारोह से मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का हेलीकॉप्टर उड़ने के करीब 2 घंटे बाद रोहतक पुलिस ने हिरासत में रखने वाले छात्रों को पुलिस स्टेशन से छोड़ने का सिलसिला शुरू किया। तो ये आप देखिए, इनको ये पीजीआई के छात्राएं हैं जो कि कल सुबह यानी आज सुबह 3 बजे इनको डिटेन किया गया था और उसके बाद में ये शाम हो गई है, आज ये 5 बज रहा है, अब इनको छोड़ा गया है। लेकिन उसके बावजूद जो सरकार है और जो एमबीबीएस के छात्र हैं, जो प्रदर्शनकारी, उनके बीच में अभी भी तनातनी बॉन्ड और एग्रीमेंट को लेकर बनी हुई है। हालांकि एमबीबीएस छात्रों के इस प्रदर्शन को देखते हुए राज्य सरकार का रुख थोड़ा नरम हुआ है। फिलहाल काउंसलिंग भी स्थगित कर दी गई है, लेकिन जब तक सरकार की तरफ से कोई उच्च स्तरीय कमेटी इनसे बात नहीं करेगी, तब तक ये गतिरोध बना रह सकता है। रोहतक से अश्वनी मेहरा और सुरेंद्र के साथ रवि रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। दिल्ली में प्रदूषण के चलते हालात लगातार खराब बने हुए हैं। दिल्ली में प्रदूषण का स्तर अभी बहुत खराब की श्रेणी में है और वहीं कल प्रदूषण का स्तर गंभीर स्तर पर रहा। दिल्ली में हर जगह पर खतरनाक धुंध छाई हुई है। आपकी स्क्रीन पर 2 तस्वीरें आप देखिए, एक सिग्नेचर ब्रिज की है और दूसरी कर्तव्य पथ की। ये जो धुंध आपको दिख रही है, ये दरअसल प्रदूषण है। आप देख सकते हैं किस तरह का नजारा यहाँ पर है। हालांकि दिल्ली में एयर क्वालिटी इंडेक्स पिछले दिनों के मुकाबले बेहतर हुआ है। कल दिल्ली में कई जगहों पर AQI 450 के ऊपर था, लेकिन सिरी फोर्ट रोड पर AQI 379 और लाजपत नगर में 390 दर्ज किया गया। हवा चलने से AQI में सुधार आया है और इसे लेकर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा को समन भेजकर 10 नवंबर तक प्रदूषण की रोकथाम पर किए गए उपायों पर रिपोर्ट तलब की है।
पंजाब सरकार कह रही है कि वो पराली जलाने से रोकने की हर संभव कोशिश कर रही है, लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि पराली जलाने के मामले थम नहीं रहे हैं। जमीन पर राख और आसमान में धुआं। और हम रिपोर्ट कर रहे हैं पंजाब में सबसे ज्यादा जहां पराली जलाई जा रही है वहां से। पिछले साल की तुलना में 70% ज्यादा पराली जलाई जा रही है। किसानों का कहना है कि वे मजबूर हैं और जहरीले धुएं का पहला शिकार भी। प्रदूषण के लिए हमारे ये प्रदूषण खराब करता है, पर ये हमारी मजबूरी है पराली जलाना, क्योंकि इसके बिना हमारे पास कोई चारा नहीं है। सरकार बोलती है अभी तुमको मशीनरी देंगे। हमारे 4 गांव की एक सोसाइटी है, वहाँ एक हैप्पी सीटर है जो कि पिछले 2 साल से खराब पड़ा है, किसी ने समराया नहीं उसको। पूरे पंजाब में पराली जलाने के मामले सामने आ रहे हैं। पिछले साल की तुलना में 18% ज्यादा मामले हैं। ये हालत तब जब पंजाब के मुख्यमंत्री पराली को लेकर मशीनों की बात कर रहे हैं। हमारी तरफ से 1,20,000 हैप्पी सीडर्स बोलते हैं उसको, वो मशीनें चल रही हैं। मशीनों की अवेलेबिलिटी की कोई प्रॉब्लम नहीं है। किसानों का कहना है कि मशीनों से पराली हटाने पर बहुत ज्यादा खर्च आता है। डीजल कितना महंगा है, जो इसको हम जलाते नहीं तो कम से कम 10 बार इसको जुताई करना पड़ेगा। उसमें कितना डीजल लगेगा, आप लगा लो कितना डीजल लगेगा। इसलिए हमारी मजबूरी है, इसको आग लगाना हमारी मजबूरी है। नहीं सरकार कोई इसके ऊपर कोई हमारे को सब्सिडी दे। एक मशीनरी है हमारी सोसाइटी में, उनको कितने लोग यूज कर लेंगे? कम से कम 2 यूज कर लेंगे, क्योंकि इतनी जमीन है आले दाले, कितने दिन लग जाएंगे, महीने लग जाएंगे बदलने को। तभी अब ये लगानी पड़ती है, आग लगानी पड़ती है। नहीं कोई और रीजन, कोई और मेथड है कि आप बता दो। मुख्यमंत्री किसानों से अपील कर रहे हैं कि वो दूसरी फसलों को लगाएं जिसके लिए पराली को जलाने की जरूरत नहीं होगी। हम धान से किसानों को किसी और फसल की तरफ लेके जाएं। किसान को उतना ही पैसे जितना धान बीज कर 1 एकड़ से उसकी कमाई होती है, किसी और फसल से हो जाए, चाहे तो वो सरसों हो, चाहे बाजरा हो, सूरजमुखी हो, पॉपुलर हो, सब्जियां हो, लेकिन मार्केटिंग चाहिए। तो इसके लिए हमने अभी से काम शुरू कर दिया। किसानों का कहना है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य पर अगर गारंटी मिले तो वो फसल बदलने पर सोच सकते हैं। हम इसके लिए तैयार हैं। ये हमारा खाना नहीं है पंजाब का। जो चावल है ये यूपी का, बिहार का खाना है, हम का खाना नहीं है। बिल्कुल हम सिर्फ पंजाब, हरियाणा के लिए, यूपी के लिए, इंडिया के लिए चावल उगाते हैं। हमारा बिल्कुल खाना नहीं। हमारे को MSP दिए सेंट्रल गवर्नमेंट। जो दूसरी चीजें हैं, मक्की है, मूंगफली है और सूरजमुखी है और दालें हैं, हमको MSP दिए, हम बंद कर देगा। हर साल, साल दर साल यही दृश्य देखने को मिलते हैं। आखिर कब तक भारत का किसान मजबूर होगा पराली जलाने के लिए? कब सरकार इनको इंसेंटिव्स देगी ताकि ये पराली जलाना बंद कर सकें? यहाँ पर किसान मजबूर और उत्तर भारत के सभी बच्चे जहरीली हवा में सांस ले रहे हैं। ये सवाल हम पूछते रहेंगे जब तक सरकार इनका ठोस जवाब नहीं देती। पटियाला में कैमरा सहयोगी संजय कौशिक के साथ वेदांत, NDTV। डेंगू और डेंगू की वजह से हो रही मौत पश्चिम बंगाल सरकार की परेशानी बढ़ा रही है। बीजेपी ने कोलकाता में डेंगू के बढ़ते मामलों को लेकर प्रदर्शन किया और अब तक इस साल 40,000 से ज्यादा डेंगू के मामले और 50 से ज्यादा लोगों की बंगाल में मौत हो चुकी है। पिछले 6 साल में डेंगू के इतने ज्यादा मामले पहली बार सामने आए हैं। सौरभ गुप्ता की रिपोर्ट आप देखिए। तो डेंगू जो है वो लोगों के लिए कितनी बड़ी चिंता बना हुआ है, आप इसे समझ सकते हैं। यहाँ पर डेंगू के मामले जो है वो लगातार सामने आ रहे हैं। पश्चिम बंगाल सरकार की परेशानी भी इससे कहीं ना कहीं बढ़ रही है, क्योंकि इस तरह से ना इसको काबू कर पाने पर बीजेपी जो है वो निशाना साध रही है। बीजेपी ने कोलकाता में डेंगू के बढ़ते मामलों को लेकर प्रदर्शन भी किया और अब तक आप देखिए इस साल 40,000 से ज्यादा डेंगू के मामले आए हैं और 50 से ज्यादा लोगों की बंगाल में मौत हो चुकी है। तो कितना बड़ा प्रकोप यहां पर देखने को मिल रहा है डेंगू का, आप इससे समझ सकते हैं। और पिछले 6 साल में आप देखिए डेंगू के इतने ज्यादा मामले पहली बार सामने आए हैं और ये ऐसी चीज है जिस पर उम्मीद की जाती है कि इस पर काबू किया जाए, क्योंकि लोगों के लिए भी खतरा यहां से बढ़ रहा है अगर 40,000 मामले जो है वो डेंगू के सामने आते हैं। डेंगू के बढ़ते मामलों के विरोध में
बीजेपी ने कोलकाता में प्रदर्शन किया। पार्टी का आरोप है कि सरकार ने डेंगू पर काबू पाने के लिए प्रयास नहीं किए। इसको लेके राजनीति करना ठीक बात नहीं है। हम लोग कोशिश कर रहे हैं जितना हो सके इसको फैलने से रोकने के लिए। हम बार बार ये कहते हैं जो सिर्फ सरकार या कॉरपोरेशन डेंगू को रोक नहीं पाएगा। डेंगू नाला में नहीं होता है, खटाल में नहीं होता है, खराब पानी में नहीं होता है, अच्छे पानी में डेंगू होता है। आपके जो आप एसी जो यूज करते हैं, एसी के नीचे जो ट्रे होता है उसमें पानी है कि नहीं, ये एक कॉरपोरेशन के पास घर के जाके ये कर सकता है। सरकार और कोलकाता नगर निगम का कहना है कि वो तमाम कोशिशें कर रहे हैं जिससे हालात में सुधार हो। उनका कहना है कि केस सब जगह बढ़ रहे हैं और वो लोगों से अपील कर रहे हैं कि अगर उन्हें बुखार है तो उसकी जांच करवाएं। स्थानीय पार्षद और नगर निगम के कर्मचारी जागरूकता अभियान चला रहे हैं। घर घर जाकर छिड़काव किया जा रहा है जिससे मच्छर न बढ़ें। निर्मल दत्ता, जो कि विधान नगर निगम के पार्षद हैं, उनका कहना है कि जांच करना और जागरूकता अभियान लगातार चल रहा है। उनके वार्ड में इस वजह से हालात नहीं बिगड़े हैं। 2016 में हमने 2 बच्चों को डेंगू की वजह से खो दिया था। उससे हमें सबक मिला। अब हम लोगों को समझाते हैं तो वो ध्यान देते हैं। यही वजह है कि विधान नगर का वार्ड नंबर 38 अभी भी डेंगू से मुक्त है। हमारे परिवार के 4 लोगों को बुखार आया। काउंसलर हमें टेस्ट के लिए अस्पताल ले गई। सबकी रिपोर्ट नेगेटिव है। लेकिन 21 साल की गुड़िया रजक की किस्मत इतनी अच्छी नहीं थी। वो गर्भवती थी जब उन्हें डेंगू हुआ। प्लेटलेट्स तेजी से कम होने से उनकी मौत हो गई। हालांकि बच्चे को बचा लिया गया। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक कोलकाता में 600 केस सामने आए हैं। इसमें सबसे ज्यादा दक्षिण कोलकाता के मरीज हैं। प्रशासन का कहना है कि इलाज में लोग देरी कर रहे हैं, जिससे मौत के मामले सामने आ रहे हैं। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का कहना है कि उनके लिए हर घर तक पहुंचना नामुमकिन है, लेकिन अब सारे काउंसलर्स, हेल्थ ऑफिसर्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं विधाननगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के जो काउंसलर्स है, जो हेल्थ ऑफिसर्स है, जो स्टाफ है, हर जगह जाके ये दवाई स्प्रे कर रहा है ताकि मच्छर जो है वो ना बढ़ पाए, क्योंकि मच्छर काटते हैं तो ही डेंगू स्प्रेड होता है। और इसीलिए मच्छर को मारने के लिए जो दवाई है वो हर जगह, हर गली में स्प्रे किया जा रहा है विधाननगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन और दूसरे कॉर्पोरेशंस द्वारा। कैमरा पर्सन जीडी शंकर के साथ कोलकाता से सौरभ गुप्ता, एनडीटीवी इंडिया।